चलिए लो सभी बच्चों को मेरा जय हिंद है। और चलिए लो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी। ठीक है, इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं कोई काम में बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी, जिसका अध्याय 1 का, जिसका चैप्टर का नाम है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। तो सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। फर्स्ट ईयर समझते हैं ना, माने अगर अभी क्लास में आप लोग कुछ पढ़े नहीं होंगे, सीधे सेकेंड ईयर में आके हम भूगोल पढ़ना शुरू किए होंगे। देखिए लो, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, बच्चा सब बोलता है लोग का फर्स्ट ईयर इज बेस्ट ईयर और सेकेंड ईयर इज बेस्ट ईयर, समझते हैं ना। हाँ, तो उस फेरा में रहना नहीं है कि फर्स्ट ईयर इज बेस्ट ईयर और सेकेंड ईयर इज बेस्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है अच्छी तरह से और कौन सी सेकेंड ईयर में। ठीक है, चलिए लो, तो चैप्टर का हमारा नाम है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत पढ़ने से पहले ससुरा हम समझ लेंगे कि ज्योग्राफी कौन जानवर का नाम है। समझ लो, जानवर ज्योग्राफी समझते हैं, ज्योग्राफी भूगोल। तो चलिए हम समझेंगे सबसे पहले एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम मज़ेदार तरीका से कि मानव भूगोल पहले समझने से पहले हम यह समझेंगे कि जियोग्राफी क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखिए लो, इस चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति या उसके विषय में। प्रकृति माने जो हमारे आमने सामने जितनी वस्तुएं दिख रही है हमारी प्रकृति है, उसके विषय क्षेत्र में हमको पढ़ना है। तो उसके पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जियोग्राफी क्या होता है। समझ है ना। देखिए, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है जियोग्राफी। जियोग्राफी हिंदी होता है भूगोल। लड़का सब कहते हैं भूगोल पढ़ाएंगे, भूगोल तो कहते हैं हाँ सर किताब लेकर आएंगे। जैसे कहते हैं जियोग्राफी तो कहते हैं सर ये कौन जानवर का नाम है जियोग्राफी। तो आइए प्यार से समझते हैं जियोग्राफी किस जानवर का नाम है। समझे ना, तो जियोग्राफी कोई जानवर नहीं, ये सब्जेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, जियोग्राफी हिंदी में भूगोल, इंग्लिश में जियोग्राफी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जियोग्राफी किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे जियोग्राफी को जब हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद तीर मार के विच्छेद कल जाई, तो जियो जहन है न आ ग्राफ जहन है न। जियो देखिए, जियो मैंने जीने दो, समझ में ना। तो जियो आ जियो प्लस में ग्राफ्स है ना जी, तो जियो प्लस में ग्राफ्स मिलके बनता है जियोग्राफी। क्या बनता है? जियोग्राफी बनता है। तो सबसे पहले हम करते हैं विच्छेद। तो जियोग्राफी का करेंगे विच्छेद तो होगा जियो प्लस में ग्राफ से। अब कहिएगा जियो, तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी मैया, धरती मैया, पृथ्वी। और ग्राफ्स का ग्राफ्स का मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। तो देखिए जब जियोग्राफी को हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफ्स का मतलब होता है वर्णन करना। देखिए लो, तो जिस बुक में या जिस किताब में हम कह सकते हैं पृथ्वी के बारे में वर्णन किया गया है, धरती मैया के बारे में वर्णन किया गया है, उसे हम जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोग्राफी। तो जियो प्लस में ग्राफ्स, तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफ्स का मतलब होता है वर्णन करना। तो जिस किताब में जियोग्राफी के बारे में वर्णन किया गया हो उसे कहते हैं कौन सी? जियोग्राफी। समझ में है ना, पृथ्वी के बारे में वर्णन किया उसे कौन सी कहेंगे? जियोग्राफी कहेंगे। अब हम समझते हैं, ध्यान दीजिए बाबू, फादर ऑफ जियोग्राफी। तो फादर ऑफ जियोग्राफी को बोलते हैं इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज को देखिए ध्यान से समझिए बाबू। पूछेगा विश्व भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो इरेटोस्थनीज को कहते हैं। ठीक है ना। फादर ऑफ जियोग्राफी मने ज्योग्राफी के पिता, मने किताब के बारे में के बतैले बा, तो सबसे पहले इन्होंने इरेटोस्थनीज, बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम आता है। इरेटोस्थनीज हो गए, हमबोल्ट हो गए, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम आता है, लेकिन सबसे पहले यही थे इरेटोस्थनीज के द्वारा। ठीक है ना। और पूछेगा तो देखिए तो विदेशी हो गए ना, हो विदेशी ना, हम लोग हैं देशी। तो भारतीय भूगोल का जनक अगर आपसे पूछ देगा, ये तो है विदेशी। अगर आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि भारतीय भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो उनका नाम है जेम्स रेनल। क्या नाम है? जेम्स रेनल। उनका नाम है बबुआ जेम्स रेनल। देखिए लो, तो
तो पूछा जाएगा जियोग्राफी किसे कहते हैं। तो जियो मने जीने दो, है ना, जिया तू जिया हमू जियम ध्यान दो। तो जियम कब पृथ्वी रहे तब ना जियम, आप पृथ्वी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगी, मर जाएगा नू दे दिए लो। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्रब्स का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। तो जिस किताब में जियोग्राफी के बारे में वर्णन किया गया हो उसे कौन सी कहेंगे, हम जियोग्राफी कहेंगे। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गल बबुआ। चलो बबुआ हेलो है ना, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर समझ में आयल कि ना, इतना समझ में आ गया ना। अब आगे समझते हैं कि जियोग्राफी के कितने घटक है। घटक मतलब इसका कितना पाठ किया गया आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। देखिए तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके दो घटक है। कितने घटक है, दो। पहला घटक का नाम है भौतिक घटक, भौजी घटक ना, भौतिक घटक, भौतिक भौतिक घटक। भौतिक घटक क्या होता है, जिस भूगोल के अंतर्गत हम प्रकृति के बारे में, हमारे नेचर के बारे में वर्णन करते हैं उसे कहते हैं हम भौतिक घटक। इसमें आएगा भू आकृति। तो भू मने कथी, जब मैं 8 क्लास में पढ़ा रहा था न तो लड़का से पूछे थे हम, लड़का से खड़ा करा के कि बबुआ तनी खड़ा हो जाएगा, तो लड़का अब एकदम कहा जी सर बोलिए। हमने कहा कि उसके किताब में एगो लिखा था एक वर्ड मृदा के बारे में। तो हमने पूछा बताओ तो मृदा का मतलब क्या होता है, तो कह रहा सर जी मुर्दा। हम कहीं ले आकर तुमको दफना देंगे। सोच रहा मृदा माने मुर्दा होता है रे। उसको सोच रहा बैठा के गोड़ा को खड़ा किए, उससे पूछे कि मृदा का मतलब क्या होता है, सर जी क्या होता मुर्गा। हम कहीं लेग पीस तुमको खिया रहे, रुको बढ़िया। सोच रहा बच्चा सोच रहा, देखिए 8 क्लास में चला गया था, उसको मृदा का मतलब मालूम नहीं था। तो मृदा का मतलब होता है मिट्टी। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा है भू, तो भू का मतलब होता है भूमि। तो भू आकृति, भू आकृति मतलब भूमि की आकृति कैसी है उसको हमको पढ़ना है कहाँ में, भौतिक घटक। अब आप देखिए भूमि को किसने बनाया बाबू, तो सीधी सी बात है कि प्राकृतिक ने बनाया। तो उसको कहाँ पढ़ना हमको, प्राकृतिक में। आगवा गल मृदा, मृदा माने कथी होता है, मिट्टी। आगे देख लो जलवायु, यहाँ पर बहुत अधिक जलवायु। जलवायु का मतलब कि बरसात कैसे होंगे, है ना जी, मौसम कैसा रहेगा। जल हो गया, खनिज हो गया, वनस्पति हो गया और जंतु हो गए। ठीक है ना। तो इस सब के बारे में जिस किताब में हम वर्णन करेंगे उसका नाम क्या होगा, भौतिक घटक। तो जियोग्राफी के कितने घटक हैं, 2। पहला हो गया भौतिक घटक जिसमें हम प्रकृति के बारे में वर्णन, प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे भू आकृति हो गया, मृदा हो गया, जलवायु हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, वनस्पति हो गया और क्या हो गया, जंतु हो गया। ठीक है ना। इसी के सिद्धांत को हम बोलते हैं भौतिक भूगोल। कौन भूगोल बाबू, भौतिक भूगोल, जो कि हमको 11th क्लास में पढ़ना था। आप लोग एकदम पढ़ के भमूरा हो गए। हम समझे तो ये लड़कों सब कहता फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, मैंने फर्स्ट ईयर में आराम करो, कहानी सेकेंड इज बेस्ट ईयर, कहानी सेकेंड ईयर में खूब रगड़ा ससुरा लोल कहीं का सब। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों पढ़ दो, पैताल कहीं का सब। भौतिक भूगोल, कौन भूगोल, भौतिक भूगोल। तो जिसमें देखिए लो भू आकृति, मृदा, जलवायु, जल, खनिज, वनस्पति, जंतु इत्यादि के बारे में वर्णन किया जाएगा, वैसे भूगोल को बोलते हैं हम भौतिक भूगोल। देखिए ये बाबू पर्यावरण, देखिए भौतिक पर्यावरण का अध्ययन होता है इसमें। किसके बारे में बाबू, तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। तो पूछा जाएगा एक शब्द में भौतिक भूगोल का है, तो सीधे कहिए भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। जैसे भू आकृति के बारे में पढ़ेंगे, मृदा के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे, खनिज के बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, जंतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका भौतिक घटक। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो भौतिक घटक हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। है ये होता है मानवीय घटक। कौन घटक, मानवीय घटक। तो देखिए तो वो मानवीय घटक मतलब कौन चीज, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। बताओ तो है कथी है, भूमि। तो भूमि हम बनी आए, भूमि हम बनाए हैं, प्राकृतिक द्वारा वो बनी है ससुरी। ठीक है ना। तो जब प्राकृतिक द्वारा बनी है तब प्राकृतिक, तो भूमि पर, भूमि कौन से प्राकृतिक, लेकिन ये भूमिया पर है जमीनवा पे घर किसने बनाया, मानव ने। तो घर किसने बनाया बबुआ, मानव ने। तो कौन होगा, मानवीय घटक। अब धीरे धीरे घर बनते 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 वो गांव बन गया। तो बताओ तो गाँव कौन बनाया, कथी गांव, पेड़ पौधा का बनाया। हाँ कि माटी कोई ओए 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 तुम इधर घर बनाओ, तुम इधर घर बनाओ, बोली माटी की नहीं बोलेगी। ठीक है ना। देखिए लो, तो घर किसने बनाया, मानव ने। गांव किसने बनाया, मानव ने। सड़क किसने बनाया, मानव ने। आने जाने की सुविधा किसने बनाया बाबू, मानव ने। नगर किसने बनाया, नगर, मानव ने। रेल किसने बनाया, रेल, छुक 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 रेल किसने बनाया, मानव ने। हवाई जहाज उड़ गया, किसने बनाया, मानव ने। खेत किसने बनाया, मानव ने। बंदरगाह किसने, बंदरगाह से मतलब बंदरगाह। एक बार हम सोच रहा पढ़ रहे थे 8 क्लास में, हमसे सोच रहा पूछते बंदरगाह किसे कहते, हम कहते सोच रहा जहाँ बांदर रहता है उसे बंदरगाह कहते। सोच रहा हम लोग को है पता नहीं था। बंदरगाह मतलब ये नहीं होता है
समुद्री किनारों पर जहाँ आकर बड़े बड़े जहाज लगते हैं उसे हम बंदरगाह कहते हैं। समझ ना, देखिए लो, बंदरगाह हो गया, बहुत सारे मेडिसिन हो गए, दवाई हो गए, नहर हो गया, ये सब किसने बनाया बबुआ? ये सब मानव ने बनाया। तो ये हो गया मानवीय घटक, समझ में गया नो। ये तुम्हारा क्या हो गया? भौतिक घटक। तो बबुआ देखिए लो, भौतिक घटक को बोलते हैं भौतिक भूगोल, जो हमको कहाँ पढ़ना था? 11वीं क्लास में। अब बताइए बाबू मानवीय घटक, तो मानवीय घटक में घर, गांव, सड़क, नगर, रेल, हवाई जहाज, खेत, बंदरगाह, दवाई, नहर, ये सब किसके बारे में पढ़ना बाबू? तो मानव के बारे में। तो जो मानव ने बनाया उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं मानव भूगोल। कौन कहते हैं? मानव भूगोल। यही आपका चैप्टर का नाम है, अध्याय 1 मानव भूगोल। तो बताइए, तो हमको 12 क्लास में पूरे मानव का जो बनाया गया उसके बारे में पढ़ना है, प्रकृति के बारे में, जो मानव के द्वारा वस्तु बनाया गया है, इसमें हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। आया बात समझ में? देखिए लो, तो मानव भूगोल तो कह सकते हैं, मानव भूगोल किसे कहते हैं? तो भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधि का क्षेत्रीय। देखे लो, भौतिक पर्यावरण का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए बबुआ, है घरवा बनल बा, तो घरवा कहाँ बनल बा? हमारा मुड़िया बनल बा। तो कहे नहीं सर, जमीन पर बना है। तो जमीनवा पर बना है, तो बिना जमीनवा का सहायता से घरवा बन जाता का? है बनता? नहीं बनता। जैसे मान लीजिए सोच रहा मार्कल, ये मार्कल प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को जमीन से नहीं निकला। सोच रहा इसका फैक्ट्री कौन का मशीन मैंने जाकर जहाँ पे तैयार होता है, इसका माल तैयार किया गया है, तो किससे बना होगा? ये भी प्राकृतिक से बना होगा। तो बिना प्राकृतिक को लिए बिना हम क्या कोई मानव निर्मित वस्तु बना सकते हैं? संभव है? समझ नहीं। जैसे पेड़ को काट कर बेंच बना देना, टेबल बना देना। सोच रहा बोर्ड बना, पलाई पेड़ से निकाल के बना है, तो बताओ, तो पेड़ पौधा कौन संसाधन होंगे? प्राकृतिक संसाधन। जो देखिए, तो इसमें क्या कहेंगे मानवीय घटक में कि भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधि होगा, यानी इसमें भौतिक पर्यावरण को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रकृति के द्वारा मानव निर्मित वस्तु बनाना संभव नहीं है। खिलौना बनाइए तो, मूर्ति बनाइए तो, चाहे कपार बनाइए तो, कुछ भी बनाइएगा बबुआ, तो प्राकृतिक संसाधन को लेना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए लो बाबू, आगे देखिए लो, तो देखिए जब हम प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे तो उसको भौतिक भूगोल कहेंगे, और जब हम मानव के द्वारा बनाए गए वस्तुओं के बारे में वर्णन करेंगे तो उसको मानव भूगोल कहेंगे। मानव भूगोल क्या कहेंगे? इसमें जितना चीज़ बनाया सब कौन बनाया? मानव। बताओ तो, घर, गांव, सड़क, नगर, रेल, हवाई जहाज, सब कौन बनाया? मानव। तो इसको क्या बोलेंगे हम? मानव भूगोल। देखिए लो, तो इसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। इसमें भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानव के द्वारा बनाए गए सही वस्तुओं के बारे में वर्णन करेंगे। अब आइए लो, इस किताब में हमारे मानव भूगोल के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने, भूगोल ज्ञाताओं ने कुछ डिफिनेशन दिया है, कुछ परिभाषा दिया है, उसके बारे में समझते हैं। पहला थे रैट जेल। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं का मानव भूगोल, जो मानव भूगोल है, मानव समाज और धरातल के बीच। धारा माने कौन सी? मैया। कौन मैया? पृथ्वी मैया। और तल माने क्या होता है? जमीन। तो देखिए बबुआ, ये बता रहे हैं कि मानव भूगोल जो है ना, मानव समाज, यहाँ जो पृथ्वी पर मानव समाज है कि नहीं, समाज और धरातल के बीच। धरातल का मतलब क्या होता है? धारा माने कौन सी होगी? तल माने होगी पृथ्वी होगी कि नहीं? देखिए लो, धरातल, पृथ्वी मैया। तो देखिए मानव और पृथ्वी मैया के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। बताइए, तो पृथ्वी मैया नहीं रहेंगे तो हम लोग रहेंगे? है हमारी माई ना रही तो हमने रहल जाई? पृथ्वी माई ना रहल जाए। देखिए, तो ये कहल गया मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। क्या कहता है? मानव भूगोल। तो क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछेगा, रैट जेल के अनुसार मानव भूगोल का परिभाषित कीजिए। तो क्या दिक्कत है? कहेंगे मानव भूगोल मानव समाज। कौन समाज? मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। कौन जी कहते हैं? मानव भूगोल। देखिए, ये दो कौन थे? रैट जेल थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। देखिए, इन्हीं के सिद्धांत को कहा गया निश्चयवाद। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, जो ऐसा लड़का को VBI ऑब्जेक्टिव, अरे बाप रे बाप, वाह वाह सर जी VBI कहला बानी, मार ठीक से धके। वो नहीं पड़ेगा जो सर पीछे पड़ा है, खाली VBI एग्जाम आने ना, खाली VBI ससुरा बकलोल सब। आ क्वेश्चन नहीं लगा तो मास्टर सबको बोलेगा लो कि हाँ सर बताया था, लड़ाई नहीं किया। पूरा पढ़ना ससुरा, पूरा पढ़, कहीं से सोच रही करी नो। VBI लगा था कानून तो हाँ दिया पे। तो रैट जेल, के जेल? रैट जेल। तो रैट जेल जो बोले थे कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, इससे कौन सी कहते हैं? मानव भूगोल। इसी नियम को हम क्या कहते हैं? निश्चयवाद। किसकी अवधारणा बाबू? तो निश्चयवाद की अवधारणा। यदि क्वेश्चन पूछ लगा कि निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया, तो कह सकते हैं रैट जेल,
कौन कहते हैं? रेड जेल। किसने दिया था? रेड जेल के द्वारा दिया गया था। तो निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया था? रेड जेल, रेड जेल, रेड जेल। समझ में आया? आगे देखिए लो, इनकी एक स्टूडेंट थी, विद्यार्थी, इनका नाम एनएल कुमारी सैंपल बापू। तो आप रेड जेल के बारे में समझ लिए। इनकी विद्यार्थी थी जिनका नाम था एनल सैंपल, कुमारी एनल सैंपल। इस सोशरी बकलोलिया का बताई थी, ई करिए का कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, मानो पृथ्वी अस्थिर नहीं है, माने घूमतिया। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, पृथ्वी पर जो मानव हो वो भी क्रियाशील है और पृथ्वी कौन सी है? क्रियाशील है, के बीच के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। तो देखिए इनकी ही स्टूडेंट थी कुमारी एनल सैंपल। ये कहाँ का रहने वाली थी बाबू? अमेरिका की। तो को एग्जाम में जानते हैं क्या दे देता है? दे देता है क्या कि मानव भूगोल और अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसका कथन है? तो कौन बोले थे बाबू? एनल सैंपल। किनकी विद्यार्थी थी बाबू? तो ई रेड जेल के विद्यार्थी थी। कबो कबो क्या देता है? पूछ देता है कि निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया था? और रेड जेल का नाम न रहता किसका? एनल सैंपल के। तो जब इनका रेड जेल का नाम नहीं, सीधी सी बात है, इनकी स्टूडेंट कौन थी? कुमारी एनल सैंपल। तो जब आपको रेड जेल नहीं मिलेगा तो एनल सैंपल को मारिएगा। उन्हीं को ना विद्यार्थी थी, अरे उन्हीं को ना ग्रुप में थी। चलिए तीसरा है बाप हो भाई, इनकर नाम देखकर तो हमार बुखार लग जाता। बाप इनका नाम सुना, बिडाडिल्ला बलास तुर्दी भिनास। बाप हो बाप, बिडाडिल्ला बलास, नाम देखिए इतना बड़ा है। बाबा, ये बाबा इलन बाबा, बाबा का नाम था बिडाडिल्ला बलास, बिडाडिल्ला बलास। ये कहाँ का रहने वाले थे बबुआ? ये रहते फ्रांस का रहने वाले। देखिए तो इन्होंने क्या बताया था पृथ्वी के बारे में? कह रहे हैं क्या कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम। अब बताइए तो हमारी पृथ्वी भी सूर्य का चारों ओर क्या कर रही है? कोई ना कोई नियम से क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है कि नहीं लगा रही है? तो वहीं कहा जाएगा हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले लोग, इन पर रहने वाले जीवों के मध्य में से संबंधी है कहते हैं संश्लेषित, यही क्या कह रहे हैं? अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को मानव भूगोल कहते हैं। तब बतिया ले दे के तीनों जना उहे कलवार लो, वो भी कह रहे हैं पृथ्वी और मानव समाज। ये भी करिए कौन चीज? ये करिएगा अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पृथ्वी पर रहने वाले भौतिक नियम के साथ, जो पृथ्वी गति कर रही है वो किसी न किसी भौतिक नियम के साथ घूम रही है, और इस पर रहने वाले जीवों के बीच जो क्या होता है? अधिक संश्लेषित संकल्पना होता है, और उसे उत्पन्न ज्ञान को हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। दे के बतिए तीनों जना सेम के सेम टू सेम बोले हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है कि संभववाद की अवधारणा किसने दिया था? तब कह सकते हैं ये बोकलवा दिया था, बिडाडिला बलास। इतना बड़का सोच रहा, तो देखिए इसका पूरा नाम होता है, कभी कभी देते हैं बलास। तो पूछेगा संभववाद की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था बाबू? तो संभववाद की अवधारणा सबसे पहले दिया गया था बलास के द्वारा। इनसे पहले एक और आदमी दे चुके थे। इनको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो उसमें उनका नाम हम बता देंगे। ठीक है, चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलिए लो क्या बताया गया आगे, देखिए क्या बताया गया। ये तो आपके बारे में समझ गया कि 3 को भूगोल ज्ञात था लो, और अपना अपना कौन कौन सा डिफिनेशन दिए थे लो। आगे समझिए लो। अब सबसे पहले समझते हैं कि जब हम आदि मानव थे, जब हम लोग जंगल में उघारे कहाँ घूमते थे लो? जंगलों में। तो उस वक्त देखिए क्या था कि भौतिक पर्यावरण, क्या था? भौतिक पर्यावरण। उस वक्त उतने लोगों को ज्ञान नहीं था, वो लोग पर्यावरण में घूमते फिरते थे। जमीन पर उस वक्त बहुत सारी जंगलें थी, देखिए लो। तो देखिए जब मानव आदिकाल था, जब आदिकाल का मानव था, ठीक है ना, तो देखिए वो भौतिक पर्यावरण को पूजा करता था, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कभी कभी बरसात नहीं होता तो लोग कहते थे कि इंद्र भगवान खिसिया गए हैं, उससे बरखा वर्खा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देखिए तो क्या हुआ, देखिए वो भौतिक पर्यावरण क्या हुआ, देखिए लो कि वो लोग पेड़ पौधों को भी पूजा करते थे। जैसे हम लोग गाँव में पूजा होता है, हाँ निमिया माई हुई, बरम बाबा हुअन, तो ये दुकान बाबा हुअन, आया ना, पूजा पाठ होता है कि नहीं होता है। तो उस वक्त मानो आया समय में, उस वक्त मानो जब हम लोग आदिकाल के मानव थे, तो उस वक्त मानव जो था प्रकृति की पूजा करता था, ठीक है ना, ताकि जो प्राकृतिक में रहने वाला देवता है वो कभी गुस्सा ना हो, और प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए उनका देवी की पूजा पाठ किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं है? देखिए आगे समझिए, यहाँ पे देखिए लो। तो देखिए वहीं लिखा गया है कि आदिकाल का जो मानव था, ठीक है ना, वो प्रकृति का क्या करता था बाबू? पूजा करता था, और प्रकृति के अनुसार ही क्या करता था? चलता था, ठीक है ना। कहते थे प्रकृति के अनुसार क्या करता? अपना जीवन यापन करते रहता था। कौन? मानव। देखिए लो, तो देखिए कह सकते हैं बाबू कि जब आदिकाल का मानव जो था वो प्रकृति की पूजा करता था, और प्रकृति के नियम के अनुसार क्या करता? चलता था। जब धूप लगता था तो कपड़ा निकाल कर फेंक देता था। जब ठंडी आती थी तो ठंडी में एकदम जो पेड़ के छाल था, पता और पता पहन के गुफा में छुप जाता था, ठीक है ना। देखिए लो,
ये देखिए, तो भौतिक पर्यावरण में क्या था कि प्रकृति के अनुसार ही मानव चलते रहता। देखिए लो, तो देखिए क्या कहा, पूछेगा कि ध्यान दीजिए लो कि देखिए कि जो आदि काल का जो मानव था वो प्रकृति के अनुसार चला था। तो हम कह सकते हैं कि मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल रहा, मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता था। जब गर्मी होता था तो सोच रहा उघारे उघारे घूमता था, बेना होता था, ओ तो नहीं पंखा चला दो, अब तो बाप हो बा, ये बड़ा तो 2 मिनट लाइन कटता गाँव में तो लोग कहा ओ माई डॉग का ओ लाइन कट गया, लाइन कट गया। सोच रहा पहले के लोग बेना डोला ढुकुर 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 बेना वना चला उला के गर्मी को बर्दाश्त कर लेते थे। आज तो सोच रहा 2 मिनट लाइन कटने की जरूरी है, पापा पंखा नहीं चलो, मच्छर काट रहा है लो तो दुका हो रहा है, सोच रहा। लेकिन उस वक्त मानव जब कहाँ था, पर्यावरण में, भौतिक पर्यावरण में था, तो वो अपने प्रकृति के अनुसार ही क्या करता, अपने नियम को चलता था। ठीक है ना, देखिए लो, तो उसी को देखा कहा कि मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना। गर्मी में गर्मी बर्दाश्त करता था, ठंडी में ठंडी बर्दाश्त करता था, वहाँ पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो देखिए इसी नियम को बोलते हैं मानव का प्राकृतिकरण। तो पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि मानव का प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो कह सकते हैं हम बबुआ यहाँ पे कि मानव को प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप का करना, ढाल लेना, क्या कहता है, मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो देखिए बाबू यहाँ पे भौतिक पर्यावरण में देखिए कि हमने बता जो आदिकाल के जमाने थे प्रकृति के पूजा करते थे। आज भी हम लोग प्रकृति के पूजा करते हैं। पहले बरखा वरखा नहीं होता था तब ब्रह्मा वाला के खीर भोजन चढ़े, दोबारा जाकर पानी फेंक लो टाइम से हमनी के, तब जब सूर्य बरखा हो गया। आज समय देखिए लो, तो अभी भी प्रकृति की पूजा की जाती है, क्योंकि देखिए करना भी चाहिए। अगर प्रकृति से हम खिलवाड़ करेंगे, प्राकृतिक हमारे साथ खिलवाड़ कर देगी। ऐसा मानो तो प्राकृतिक हमसे जुड़े या हम प्राकृतिक से जुड़े हैं। बात समझ में आया कि नहीं? देखिए तो देखिए ये कहा गया है कि मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए मानव का प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो कह सकते हैं कि मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता है। ठंडी में ठंडी बर्दाश्त करेगा, गर्मी में गर्मी बर्दाश्त करेगा, और वर्षा में एकदम बरखा होता है एकदम घूम घूम के नहाएगा, एक मुट्ठी फर्श हो पीट पीट के बर्स हो ना हो, बचपन में हम लोग भी नहाए ना हो, समझा। तो मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। देखिए, और इसी विचारधारा को कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी निश्चय ही है, होता ही है। ठीक है ना? तो पहले के लोग बात सही है, ये तो निश्चय ही था, है ना, कि पहले मानव प्रकृति की पूजा करते थे, पानी को पीने से पहले प्रणाम करते थे। आज सब हम लोग बूढ़ा बाबा लोग क्या करते हैं, जब खाना खाना आते हैं तो पहले उछलिंग के, ऐसे उछलिंग के पहले उसकी पूजा करते हैं, तब उसको खाते कि नहीं खाते। देखिए लो, आगे देखिए लो, अब देखिए लो, तो मैं देखिए लो, तो मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। और देखिए इसी विचारधारा को क्या कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। इसके अनुसार प्रकृति का दास कौन होता था बाबू? पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार बाबू देखिए जो आदिकाल का जो मानव था यह प्रकृति का दास होता। दास में तो दास, तो देखिए लो, ठंडी प्रकृति देगी, चुपचाप स्वीकार कर लेना है। गर्मी प्रकृति देगी, चुपचाप स्वीकार करना है। बरसात कौन देगा? प्रकृति, चुपचाप स्वीकार करना है। तो हम किसके दास हुए? प्रकृति के दास हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए प्रकृति के दास? देखिए, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? पूछेगा तो कह सकते हैं कि मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल दिया, तो उसे कभी कहते हैं मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? देखिए लो, तो देखिए इसी को बोलते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। उसको क्या बोलेंगे? मानव का प्राकृतिकरण। देखिए लो, तो इसके अनुसार क्या कहा गया कि देखिए कौन कहते बाबू? निश्चयवाद रेड जेल। किसने कहा था? रेड जेल। तो इनके अनुसार मानव प्रकृति का दास होता है। किसका दास होता है? मानव प्रकृति का दास होता है। यानी हमारा मालिक कौन होता है? प्रकृति। बात सही है। धरती मैया बाड़ी, धरती मैया ये हमनी के मालिक है ना बाड़ी, हमनी के माँ बाड़ी। यहाँ से पेड़ पौधा से लेके जीव जंतु से लेके हम लोगों को कौन पालती आ रही है? हमारी पृथ्वी, है ना जी। इसलिए भारत में पृथ्वी को देवी का दर्जा दिया गया, पृथ्वी मैया का दर्जा दिया गया। समझ में आ गया बाबू? देखिए लो, तो इसी को कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद। लेकिन सोचो क्या हुआ कि आगे चल के लोगों ने जो प्रकृति का नियम था उसको समझ के, लोगों ने क्या किया? प्रकृति के नियम को समझ के अपने आप को क्या किया? बदल लिया। देखो बोकलोलवा को देखिए, यहाँ पे मानव सोचर इसका हम बेटाम मोटाम बना दिया। देख रहे ना, बड़का बड़का बेटाम है, उसको शॉर्ट पैंट पहना दिया है। उस वक्त सोचा था पेन का छाल पता हम शॉर्ट पैंट पहना दिया। देखिए लो, एगो है बोकलोलो भैया, तब बांधो ने सोच रहा, उसे बुझा ही नहीं रहा, सोच रहा दिए लो। यहाँ समझिए लो बाबू, देखिए लो, तो मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण। तो देखिए बाबू आगे क्या कहा गया कि मानव प्रकृति के नियम को समझ के, किसको समझ के? मानव प्रकृति के नियम को समझ के क्या किया कि नया नया तकनीक लेकर आया। जैसे मान लीजिए मानव तकनीकी से पहले मानव गुफा में रहता था, लेकिन मानव गुफा से बाहर निकल के घर बना लिया, लकड़ी का घर बना लिया, फूस का घर बना लिया, तब बिना दिमाग के बनाया होगा?
दिमाग लगाया ना, देखिए लो। तब प्राकृतिक नियम को समझकर जब मानव ने तकनीक का विकास किया, और तकनीक का विकास करने के बाद क्या किया, नए नए देखिए जैसे रोड बना दिया, घर बना दिया, रेलवे स्टेशन बना दिया, रेल छुक 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 रेल बनाया कि नहीं बना, देखिए लो। तो बिना दिमाग के बनाया होगा क्या। तो तकनीक के आधार पर क्या किया कि मानव क्या किया, नए नए तकनीकों के आधार पर नए नए चीज़ों का निर्माण किया। तो देखिए इस सिद्धांत को देखिए क्या कहा गया इसको कि मानव तकनीक को अपनाकर प्राकृतिक को अपने अनुसार ढाल लिया। मानव तकनीक को क्या करके, तकनीक को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार, कहे का मतलब का भइल, ठंडी आयल तो जैकेट बन गई, आयल समय में बड़का बड़का जैकेट बन गई, टोपी बन गई, हाथ के दस्ताना बन गई। तो बताओ ठंडी लगेगा, आप देखिए तो मानव ने तकनीक को अपनाकर क्या किया, प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। बात समझ में देखिए लो, जैसे गर्मी आ गया तो पंखा गया, पंखा 1 मिनट पंखा सोचा कट जा रहा तो ओहो माय डॉग, हाँ को पंखा कट गया, लाइन कट गया, पंखा थोड़ा कटेगा, लाइन कट गया, सोच रहा है समझ ना, तो लोग एकदम बेचैन हो जा रहा है समझ देखिए लो। तो देखिए तो पंखा बनाया किसने, मानव ने। तो बिना तकनीक का बना होगा पंखा का। तो देखिए यही कहा गया कि मानव तकनीक को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। गर्मी आ गया पंखा बन गया, AC बन गया, क्या ना, कूलर बन गया, क्या ना हो। उसके बाद देखिए जैसे ठंडी है तो मोटा मोटा जैकेट बन गया, हीटर बन गया ना। तो उस वक्त तकनीक को अपनाकर मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। देखिए मानव तकनीक को अपनाकर, 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट। चलिए बाबू यही आप समझिए, देखिए लो। तो मानव तकनीक को अपनाकर, मानव किसको अपनाकर बाबू, तकनीक को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। इसको कहा गया प्रकृति का मानवीकरण। यानी कहा गया, कहने का मतलब कि मानव तकनीक को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। सोच रहा तो अपने अनुसार ढाल लिया तो क्या हो गया, तो जैसे ठंडी में जैकेट बन गया, अभी समझा दिया एकदम बढ़िया। तो देखिए इसी को कहा गया प्रकृति का मानवीकरण। क्या कहा गया, प्रकृति का मानवीकरण। आगे देखिए लो, इसको कहा गया संभववाद। क्या कहा गया, संभववाद। देखिए लो, संभववाद में बताया गया कि प्रकृति का स्वामी कौन होता है, मानव होता है। इसमें क्या बताया गया है कि प्रकृति का दास कौन होता है, इसमें बताया गया प्रकृति का दास मानव होता है। किसमें बाबू, आदिकाल के मानव में, कह सकते हैं हम निश्चयवाद में। तो निश्चयवाद में ये बताया गया है कि प्रकृति का दास कौन होता था, मानव होता था। लेकिन इसमें बताया गया क्या कि संभववाद में प्राकृतिक हमारी गुलाम है। सुना कान प्राकृतिक हमारी गुलाम है, ये कोई से ससुरा हो गया, ये हो सकता है कभी का, कभी नहीं हो सकता है। तो ये कहतरन का कौन, निश्चयवाद वाला रेट जेल कहतरन कि प्राकृतिक का हम लोग गुलाम हैं, हम लोग दास हैं। अहो बिलरा सोच कहता है, बिलरा कहाँ गल, बिलास ढीला भलास सोच रहा है। वो कह रहा है का कि संभववाद ये क्या कह रहा है कि प्राकृतिक का स्वामी हम है। लो आए बताओ, प्रकृति का तो कोई स्वामी हुआ है। भले सोच रहा हम लोग थोड़ा सा तकनीक अपना कर थोड़ा सा चेंज हो गए, लेकिन हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे सोच रहा है, तो फिर तो दिक्कत होना ना। देखिए लो, देखिए वहीं देखिए लो। तो उस सोच रहा क्या कह दिया कि देखिए कि मानव तकनीक को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना, प्रकृति का मानवीकरण। आई सिद्धांत को क्या कहा गया, संभववाद। संभववाद के अनुसार प्रकृति का स्वामी कौन होता है, मानव होता है। प्रकृति का स्वामी कौन, मानव। लेकिन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए लो, तो इस सोच रहा कह रहे हैं का प्राकृतिक हम लोग का स्वामी है, ये कह रहा का मानव प्रकृति का स्वामी है। तो सोच रहा कौन किसका स्वामी है, ये सोचा लेकर कन्फ्यूजन में हम लोग पागल थे। सोच रहा इनकर बात माने कि इनकर बात माने। अब सोचा लेके लोग टेंशन में था। सोच रहा तब तक एक गौरी बाबा आए, उन बाबा का नाम था ग्रिफिक टेलर, है ना। देखिए है ना, टेलर ट्रैक्टर लेके आए, ट्रैक्टर लेके आए, टेलर लेके आए, ग्रिफिक टेलर जी आए और इन्होंने कहा कि देखो बबुआ, ना तहार बात रही ना हिंकर बात रही। ऐसे मानो देखो, ना हमनी के प्रकृति के दास हंसन, ना हमनी के प्रकृति के स्वामी हंसन। देखो एक काम करो, ये बताएं का, इन्होंने बताया कि प्राकृतिक और मानव के साथ समन्वय। हमारे बिना पृथ्वी नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक के बिना हम नहीं है। यानी हम लोग एक दूसरे से क्या किए, मिलजुल कर एक दूसरे के समन्वय के साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। देखो तो कितना अच्छा बात बताएं। हई सोच रहा कह रहे हैं कि हम प्राकृतिक हमारी स्वामी हैं, हई सोच रहा कह रहा है कि ना प्राकृतिक का स्वामी हम हैं। तो दोनों में कन्फ्यूजन हो गया था। तो इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ग्रिफिक टेलर आए। कौन है, ग्रिफिक टेलर। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए कौन है जी, ग्रिफिक टेलर। कौन है, ग्रिफिक टेलर। तो टेलर जी ने क्या कहा कि देखिए, ना मानव प्रकृति का दास होता है, ना मानव प्रकृति का दास होता है, ना मानव प्रकृति का स्वामी होता है। दोनों एक दूसरे पर कौन चीज डिपेंड है। प्रकृति के बिना मानव नहीं है, मानव के बिना प्राकृतिक नहीं है। तो देखो तो कितना अच्छा बात बता दिए कि दोनों में दोनों भगवान हैं,
दोनों में दोनों भगवान है, दोनों दोनों में स्वामी है। आज में देखिए लो, तो ये कितना अच्छा बात देखिए लो। तो इन्हीं कहा गया नौ निश्चयवाद। नौ माने क्या होता है? नया। और निश्चयवाद माने क्या होता है? माने ये निश्चित है। देखिए लो, तो देखिए तो अब ये देखिए कितना अच्छा बात बोले। देखिए लो कि ना प्रकृति का हम लोग स्वामी है, ना प्राकृतिक हमारी स्वामी। देखिए लो, तो मानव और मानव के साथ समन्वय मिलकर, प्राकृतिक और मानव के साथ समन्वय मिलकर जो अवधारणा दिया गया, उस अवधारणा का नाम क्या रखा गया बाबू? नौ निश्चयवाद। आइए ऑब्जेक्टिव में बड़ा पूछला बा क्वेश्चन कि नौ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया था? ग्रिफिक टेलर। ट्रैक्टर लेके आए, हिंको को उल्टा दिया, हिंको को उल्टा दिया। सोचा तोर बात ना हमार बात, हमार बात केकर बात रही? हमार बात। हाँ समझो, तो टेलर लेके आए कौन? ग्रिफिक टेलर। तो ग्रिफिक टेलर ने कौन सा वाद दिया बाबू? नौ निश्चयवाद। देखिए नौ निश्चयवाद देखिए लो, उसने कहा कि प्राकृतिक और मानव के साथ समन्वय। देखिए लो, अगर प्राकृतिक से हम कोई वस्तु ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं आए समझ में, तो आने वाली वस्तु क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। तो जब वो समाप्त होगी तो हम भी तो समाप्त होंगे। जैसे मान लीजिए पीने वाला पानी कितना है? मात्र 2.3% पीने वाला पानी, और मृदु जल जिसको लवणीय जल भी बोलते हैं। बताओ पानी समाप्त होगा तो कुछ दिन के बाद हम भी समाप्त हो जाएंगे ना। तो देखिए ना हम उनके स्वामी हैं, ना हमारी वो स्वामी है। हम दोनों मिलकर कौन चाहिए? एक साथ कौन चाहिए? दोनों में एक दूसरे का स्वामी है। आए समझ देखिए लो, हमारे बिना वो अधूरी है और हम उनके बिना अधूरी है। तो कितना अच्छा बात बोला था हमारे बाबा, कहना बड़ा बाबा हो ग्रिफिक टेलर। अच्छा बाबा देखिए लो, इन्होंने एक और दिया था, रुको और जाओ। रुको और जाओ निश्चयवाद अवधारणा किसने दिया था? ये दिया था ग्रिफिक टेलर। आइए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि रुको और जाओ का नारा किसने दिया था? ग्रिफिक टेलर। एक मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए पृथ्वी पर जल है, मान लीजिए हम कहीं गए, हमको पीने का जल बहुत सुंदर मिल गया, तो पहले बताएं प्राकृतिक कहती है कि पहले देखिए रुको, पहले रुको, उसके बारे में समझो, जब समझ लिया तब उसको लेकर जाओ। या तो गई ना धून जोहर वाला पानी छूक के पी लेनी, तो जोहर वाला पानी पी लेंगे तो एकदम कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो पहले उसके बारे में समझिए। तो देखिए जैसे हम लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो देखिए उसमें 3 बॉल आ रहा था। चाहे बड़े बड़े शहर में जाएंगे तो देखिएगा बोर्ड पे वो 3 बॉल आ रहा था। पहला होता है रेड, दूसरा होता है येलो और तीसरा होता है ग्रीन। तो आर मैंने रेड, तो रेड मैंने कौन चीज? आर से मैंने रुक, आर मैंने रुक, रेड मैंने रुक, वाई मने तैयार हो जा, मन आर मने रुक के देखो कि हाँ खनिज है कि कथी है। तो खनिज है, तो खनिज है तो सीमित रूप से निकालेंगे कि ना, तो आने समय सब खनिज निकाले तो थाला का खनिज वहाँ खत्म होगा। तो वहीं पृथ्वी कहती है क्या कि पहले सोच रहा रुक, पहले इसके बारे में समझ, आ समझ तो उसके बाद क्या जो तैयार हो जा, आ तैयार हो गया तो पहले उसका बाद जी से ग्रीन मने जाओ। तो आर मने रेड, रेड मने रुक, येलो मने जब येलो बदे तो तैयार हो जो, आ तैयार हो देखा जब समझ लेती तो लेके जू। तो रुको और जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था बाबू? ग्रिफिक टेलर के द्वारा। तो इसमें देखिए लो 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहले पूछेगा नौ निश्चयवाद का अवधारणा कौन दिया था? ग्रिफिक टेलर। और रुको और जाओ का नारा किसने दिया था बाबू? ग्रिफिक टेलर। देखिए लो ये ग्रिफिक टेलर, देखिए लो ग्रिफिक टेलर, देखिए लो ये अवधारणा दिए। देखिए लो अब देखिए लो, अब यहाँ समझते हैं 2 भाई बोकलोलवा है लो। तो देखिए थोड़ा सा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए जब मानव भौतिक वातावरण में था तो भगवान उसकी कौन थी? भौतिक पर्यावरण में उनकी भौतिक ना जल थे, सूर्य देवता थे, चंद्रमा थे। आज भी चंद्रमा की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है ना जी। आगे देखिए लो, तो भौतिक वातावरण में देखिए लो जब मानव थे तो इनका क्या देखिए लो, जब भौतिक में देखिए भौतिक वातावरण में मानव का प्राकृतिकरण हुआ, अर्थात उस वक्त मानव किसको स्वामी मानता है बाबू? प्रकृति को स्वामी मानता है, तो उसको बोलते हैं मानव का प्राकृतिकरण। लेकिन इधर जब सांस्कृतिक वातावरण हुआ, हमने अपने आप को तकनीक को अपने आप को चेंज कर लिए, तो इसको कहा गया प्रकृति का मानवीकरण। तो इसको कहा गया संभववाद, इसको क्या कहा गया? निश्चयवाद। ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे बबुआ? ये कह रहे थे कि प्राकृतिक हमारे स्वामी है। हई का कहता बकला बिला राहू भीला भिलास, ये कह रहा कि नहीं प्राकृतिक हम लोग स्वामी हैं। आए बताओ, तो ये तो उल्टा बात नहीं हो गल बा। तो उसमें है कौन? ग्रिफिक टेलर। ट्रैक्टर लेकर दुनिया ने उल्टा दिया, सोचा तुम्हारा बात ना हमारा बात, हमारा बात यार समझ लो। तो ग्रिफिक टेलर आए और ग्रिफिक टेलर आए तो उसने कौन दिया अवधारणा दिया बाबू? नौ निश्चयवाद। कौन दिया? तो नौ निश्चयवाद का अवधारणा दिया था। आज समझ में देखिए लो, इसके अनुसार ना पृथ्वी किसी की स्वामी है, ना हम लोग किसी के स्वामी है। बात समझ ना पृथ्वी किसी के स्वामी है, ना हम लोग किसी के दास है। दोनों में हम लोग कौन एक नियंत्रित समन्वय है। बात इतना समझ में आ गया बाबू? ठीक है ना। देखिए लो, और अभी इसका और सारा एक और पार्ट बनेगा इसका वीडियो का, ठीक है ना। 2 पार्ट बनाएंगे। अभी ये आपका चैप्टर आधा खत्म हुआ, आधा भी कौन सी है बाकी है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कौन सा भूगोल है बाबू? मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। जियोग्राफी किसे कहते हैं, उसके पिता कौन है, कौन कौन थे, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा ले ली है। आशा करते हैं कि आपको इस पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। रात भी हो चुका है, लमसम 9 बज रहा होगा, ठीक है ना।
हम भी अभी खाना वाना खाए नहीं है, चलेंगे तब खाना वाना खाओ के एकदम अब रात में हम भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, ठीक है ना। और ठीक है ना, नीचे कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट बॉक्स देख रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स, उसमें जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा तो उसमें लिख दीजिएगा कि हाँ सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, और बिला ढिलास वलास बारे में जो भी हो, जो भी आपको समझ में नहीं आएगा उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और उसमें कमेंट कर दीजिएगा। उसके बारे में हम कमेंट पढ़ के फिर उस टॉपिक को हम समझा देंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अध्याय 1 है मानव भूगोल के मूलबिंदु से, ठीक है ना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए कुमार प्रेम सर। सभी बच्चों को जय हिंद।